गुड मॉर्निंग क्लास एवरीबॉडी। हम लोग आज आरपीएस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे से राइट। और हम लोग थ्योरी पेपर में क्लास जो आप लोग यहाँ पे देखती हो और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो हमारे ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, आप सबके लिए ये जो क्लास है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिंस आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है जो आप लोग ग्रेजुएशन या 12th क्लास वगैरह में करते हो, बट मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को छाट छाट के किया है जो आपके लिए वेरी यूजफुल है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर क्या है कि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, जबकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं एंड इट इज़ वेरी हाईली कॉम्पिटेटिव है। ओनली 82 पोस्ट निकले हैं तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग के लिए भी है कि आप लोग थोड़ा सा जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है जो हमारे टेस्ट सीरीज देते रहते हो हर संडे को, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि आप लोग सिंसियरली उसे देना। बस ऐसे टेस्ट सीरीज दे रहे हैं ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग को पता नहीं है, मतलब कंफ्यूज रहते हैं, जिसमें आपके मार्क्स कम है, उनको अलग से नोट आउट करके उसको अलग से सॉल्व करना। एंड रिमेंबर कि आप कौन सा मिस्टेक कर रहे हैं। आप लोग के लिए भी, मैंने यूट्यूब फ्रेंड्स के लिए भी है और जो यहाँ पे आप मौजूद हैं ऑफलाइन बैचेस के लिए उनके लिए भी है कि जो क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं हमारे हर संडे के टेस्ट में, प्लीज़ आप उनको सोचो कि क्यों गलत हो रहे हैं। ओके फाइन, नाउ स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 2018 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बिकॉज इससे पहले हम 2015 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। सो इसमें क्या दिया है, ये एक ट्रांसफार्मर की बात चल रही है यहाँ पे। अ 220 वोल्ट इनपुट इज सप्लाइड टू अ ट्रांसफार्मर, आउटपुट सर्किट ड्रॉज I of 2 एम्पीयर एट 440। अब देखिए इनपुट पे उसके क्या है, इनपुट पर है आपका 220 वोल्ट और आउटपुट पर है 440। इट इज अ स्टेप अप जिसमें वोल्टेज बढ़ जाता है। वोल्ट अब इसमें हम जानते हैं एक प्राइमरी कॉइल होती है और एक सेकेंडरी होती है। क्योंकि ये स्टेप अप है तो इसके फ्लक्स ज़्यादा होंगे, इसके फ्लक्स कम होंगे। इसका मतलब इसकी एनपी क्या होगी, कम होगी और इसकी एनएस ज़्यादा होगी। इतनी इंफॉर्मेशन है। द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 80%। द आई ड्रॉन बाय द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। मतलब हमें आईपी निकालना है। क्या निकालना है, हमें आईपी निकालना है, जबकि हमें ईएस जो है सेकेंडरी का वोल्टेज क्या दिया हुआ है 440 वोल्ट, ठीक है। ईपी प्राइमरी का वोल्टेज क्या दिया है 220 वोल्ट और आउटपुट जो निकाल रहे हैं आईएस दिया हुआ है 2 एम्पीयर और एफिशिएंसी दी हुई है 80%, राइट। अब जब ये सारी चीजें हमें दी हुई रही है तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे। देखो एफिशिएंसी जो हम लोग लेंगे वो कैसे लेंगे, एक फॉर्मूला जो हमारे पास एफिशिएंसी का होता है वो क्या होता है, ईटा इज इक्वल टू ई एस अपॉन ई पी इंटू आई पी अपॉन आई एस। ये होती है, ये क्या होती है, सीधी सी बात है। हम लोग यहाँ पे पैरेलल कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। आउटपुट अपॉन इनपुट। चलो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देंगे बस। 440 और साथ में क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे है प्लीज डोंट सी द ब्लैक बोर्ड एंड सॉल्व बाय योरसेल्फ। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस राइट, इट्स अ न्यूमेरिकल। तो आईपी क्या है, आईपी तो हमें फाइंड आउट करनी है तो हम आईपी यहाँ पे लिख देंगे। ईपी क्या है, ईपी हमारा 220 वोल्ट है, ठीक है। और क्या चाहिए हमें, आईएस चाहिए और ये है 2 एम्पीयर, राइट। अच्छा और ये बराबर किसके हैं, 80% के बराबर है। ये कट गया यहाँ पर, ठीक है। सो ये क्या दे रहा है, IP इज इक्वल टू व्हाट, 10 इंटू 440 अपॉन 2 इंटू 220, राइट। ये 0 0 कट गया 2 टाइम्स एंड इट इज 4 टाइम्स, so it is 10, right, it is 10। so moving to the next question। next question क्या है, next question हमारा एक LCR सर्किट दिया हुआ है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा LCR सर्किट दिया हुआ है और उसने बोला है कि हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज और आई। अब देखो ये सीरीज में है तो आई हर जगह सेम होगा लेकिन वोल्टेज सबका अलग होगा। तो ये क्या होता है, VR, VL और VC सबका वोल्टेजेस क्या है यहाँ पर सीरीज में लगे हैं, तो सबके पास सबके अक्रॉस अलग अलग वोल्टेजेस होंगे, सबके अक्रॉस क्या होगा, अलग अलग वोल्टेजेस होंगे। सो हमको क्या कैलकुलेट करना है, ये एसी सप्लाई है, इसमें 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है और
100 वोल्टेज दिया गया है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को हम आपको एकदम एक सिस्टमैटिक वे से सॉल्व करके दिखाते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, वी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पे अच्छे से लिखते हैं, वी आर इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा, वी सी क्या हो जाएगा, वी सी क्या हो जाएगा, जो एक्स सी निकालेंगे इनटू क्या हो जाएगा, जो आई इसमें जा रही है फ्लो हो रही है, और वी एल क्या हो जाएगा, एक्स एल हो जाएगा, और जो आई इसमें फ्लो हो रही है, तो टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगी, जो इस टोटल सर्किट में हो जाएगी आई आर होल स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल होल स्क्वायर आई स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा कि नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं, आई कॉमन ले लिए और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, दोनों का रिएक्टेंस है, राइट, ये दोनों का रिएक्टेंस है। जहां पर हम बोलते हैं इसको रफ में लिख देते हैं कि x इज इक्वल टू 1/c ओमेगा और xl इज इक्वल टू l ओमेगा, राइट। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या करना है, i है तो i क्या हो जाएगा, इसका मतलब e बाई i जो होगा वो r स्क्वायर प्लस xc माइनस xl का होल स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, राइट। अब हम सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम वोल्टेजेस ले लें, ठीक है। अच्छा, अब आई एक्सएल और आई एक्ससी ये दोनों हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। और हमें दिया हुआ है जबकि ये चीज हमें वी एल दिया हुआ है और वी सी भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब है ये सारी चीजें, अब देखो यहाँ पर जो है ये सारे समेशंस हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी, राइट। ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा सिर्फ और सिर्फ क्या, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ r का टर्म्स बचे, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ r के टर्म्स बचे, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, E इज इक्वल टू आई आर, दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू व्हाट, E बाई R। टोटल वोल्टेज क्या है भाई, टोटल वोल्टेज है हमारा 100 वोल्ट, 100/50, राइट, तो इट विल बी हाउ मच टाइम, 2 टाइम्स, तो I जो है हमारा वो तो आ गया 2 एम्पियर, राइट, I हमारा 2 एम्पियर आ गया। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज है तो V इज इक्वल टू आई आर कर दो, तो इज इक्वल टू 2 × 50, राइट। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है और यहाँ पे जो वोल्टेज फ्लो हो रहा है वो सारा का सारा ड्रॉप कहाँ पर हो रहा है, हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर, राइट। सो ये हमारा निकल गया कि 2 और 100। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि हमारा एक एसी सर्किट है जिसका वोल्टेज की एक्सप्रेशन दी हुई है और करंट की एक्सप्रेशन दी हुई है, हमें बोला है कि पावर कितना डिसिपेट होगा। अब देखो तुम लोगों ने ऑलरेडी पता कि फेज आगे चलता है, जब हम लोग एसी करंट लेते हैं तो करंट और आई के बीच में फेज होता है, फेज डिफरेंस होता है, एक उससे आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर अगर हम देखो इसको कंपेयर करें तो ये क्या होगा, पाई जो है हमारा वो क्या आ जाएगा, π/3, या हम इसको 60 डिग्री लिख सकते हैं, राइट, इसको हम 60 डिग्री लिख सकते हैं। अब आप मुझे बताओ कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने आपको कल एक बार ब्रीफली ये समझा था और आपको ये सारी चीजें बताई थी कि इसके जो छठे हुए क्वेश्चंस हैं वो कैसे आते हैं। ओके, नाउ लाइक आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, तो आप लोगों ने मुझे, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है, चलो इसको देखते हैं। अब देखो I क्या है, I इज इक्वल टू 100 sin 100t प्लस π/3, फेज डिफरेंस हो गया जो इसके आगे बढ़ रहा है, तो ये है मिली एम्पियर में, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.1 लिख सकते हैं, साइन ऑफ 100t प्लस π/3 मिली एम्पियर, राइट। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं भाई, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, जो V0 I0 इंटू cos फाई, तो cos फाई कितना है, 60 डिग्री है, तो cos फाई क्या हो जाएगा बताओ, cos फाई क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, सो द cos 60 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि VI होता है तो 100 इंटू 0.1 इंटू 1/2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5, ओके 5 बात हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके सो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक यंग्स डबल स्लिट दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट, ठीक है,
और बोला है कि इफ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट। अब देखो यंग लेवल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, हमें यहाँ पे दो स्लिट्स रहते हैं सोर्स के लिए S1 और S2, जो कि कॉमन सोर्स S से निकलता है। उसके दो वेव फ्रंट पर हम लोग जो पढ़े थे वेव फ्रंट डिवीजन का ये एग्जांपल है। अब इसके सेंटर से हम स्क्रीन लेते हैं, ये हमारा स्क्रीन है और यहाँ पर फ्रिंजेस बनते हैं, राइट, यहाँ पर फ्रिंजेस बनते हैं, ये सेंट्रल फ्रिंज होती है और ये बाकी उसके आगे की होती है, P1 P1 P2 P2 ऐसे लेते हैं, राइट, और ये हमारा ऐसे बनता है, ठीक है। याद रहे इंटेंसिटीज इंटरफेरेंस में सेम रहती है, जबकि इस पे डिक्रीज होती है, रिफ्रैक्शन पे डिक्रीज होती है। अब इसने बोला है कि जो प्लेन ऑफ मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट। अब स्लिट्स की जो प्लेन है, स्लिट्स की जो प्लेन है उस स्लिट्स के प्लेन से स्क्रीन दूर हो रही है। देखो एंगुलर विड्थ बीटा, बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा डी बाई डी होता है। लोग इसमें हमेशा गलत करके आएंगे, लेकिन याद है इसने क्या बोला है, स्लिट की प्लेन को बोला है, स्लिट की प्लेन को, मतलब ये सोर्स और उसको नहीं बोला है, स्लिट की प्लेन को बोला है। इसलिए यहाँ पर जो देखो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए, एंगुलर विड्थ विल डिक्रीज, एंगुलर फ्रिंज विड्थ विल इंक्रीज, एंगुलर फ्रिंज विड्थ विल रिमेन कांस्टेंट, या एंगुलर फ्रिंज विड्थ फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। पहले बोला है कि इंक्रीज करेगा, दूसरा बोला है डिक्रीज करेगा, तीसरा बोला है कांस्टेंट रहेगा, और चौथा बोला है कि पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर रहेगा आंसर की कांस्टेंट। व्हाई कांस्टेंट? कि यहाँ पर तो स्लिट के प्लेन से कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो मतलब सिर्फ इससे, इससे और इससे है, तीन चीजों से, और यहाँ पर तो ये दिया ही नहीं है, तो स्लिट की प्लेन को बोला है, इसलिए ये थर्ड ऑप्शन जो आपका कांस्टेंट वाला है वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज रिफ्लेक्टेड कंप्लीटली पोलराइज्ड, मतलब जो एंगुलर आप देखो ये दो प्लेन है जो मीडियम 1 और मीडियम 2 है, ठीक है, ये डेंसर होगा क्योंकि इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, ऑकर हो रहा है, ठीक है। इस पे लाइट इंसिडेंट हुई जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है, ये रिफ्लेक्टेड हुई तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना, और यहाँ पर थोड़ा सा डेंसर मीडियम के कारण एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है। अब क्या बोला है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड इज कंप्लीट। अब रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड है, पोलराइज्ड है, पोलराइज्ड है, ओके, कंप्लीटली पोलराइज्ड है। वेलोसिटी ऑफ द रिफ्रैक्टेड लाइट, अच्छा अब नीचे जो जा रहे हैं उसकी वेलोसिटी बताओ। तो हम जानते हैं कि sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू म्यू ऑफ 2 1, म्यू ऑफ 2 1, और हम इस म्यू ऑफ 2 1 में क्या लिख सकते हैं भाई, इज इक्वल टू वेलोसिटी, दोनों का वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ एक बार मटेरियल का होगा और एक बार किसका होगा बताओ भाई, एक बार एयर का होगा और एक बार मटेरियल का होगा, राइट, यहाँ दे रहा आपको मटेरियल का होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एयर की हम जानते हैं 3 × 10⁻³ 3 × 10⁻8, और इसका हमें निकालना है वेलोसिटी, v लिख लो, यहाँ पर sin i अपॉन sin r लिख लो, ठीक है। अब देखो sin i अपॉन sin r क्या हो जाएगा बताओ, sin i अपॉन sin r क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बोला है कंप्लीटली पोलराइज्ड है, राइट, ये कंप्लीटली पोलराइज्ड है, तो दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, sin i और ये 90 डिग्री का मिलकर एंगल बनाएगा, तो हम लिख सकते हैं क्या 60 डिग्री प्लस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 90 माइनस 60 डिग्री पे 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पर 0.5 हो जाएगा ना, दोनों का रेशियो ले लेंगे, तो sin 60 अपॉन sin 30, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं ऊपर कर रही हूँ आपके यहाँ पर, राइट, तो sin i कितना है 60 डिग्री, sin r है 30 डिग्री, इज इक्वल टू वेलोसिटी 3 × 10⁸ और जो v हमें निकालना है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू sin 30 क्या हो जाएगा 1/2 या 0.5 इंटू 3 × 10⁸, और sin 60 क्या होता है √3/2, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा बताओ भाई,
सॉल्व करो, देखना आपके पास √3 आ जाएगा आंसर, √3। ठीक है, वेलोसिटी क्वेश्चन तो कुछ ऐसा आएगा आपका। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है भाई? दिया हुआ है द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। ठीक है, इफ इनका रेशियो निकालना है डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, इफ दे आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब दोनों को अगर हम लोग सेम पोटेंशियल डिफरेंस में ले जाए तो हमें क्या मिलेगा? देखो एक चीज तो आप जान लो, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h/p होता है, राइट, h/p होता है। तो ये जो h/p है किससे प्रोपोर्शनल हुआ? इसका मतलब हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि लैम्डा जो है प्रोपोर्शनल हुआ 1/√m के, 1/√m के, मतलब जिसका सबसे कम होगा उसका लैम्डा सबसे ज्यादा होगा, राइट। तो हम यहाँ पर सबका निकाल सकते हैं, लैम्डा ऑफ H प्लस इज टू लैम्डा ऑफ ड्यूटोरियम इज टू लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल, राइट, इज इक्वल टू विल बी व्हाट? इसका मास क्या है? 1/√1 इज टू ड्यूटोरियम का 1/√2 इज टू 1/√4। तो ये क्या हो जाएगा? 1/1 इज टू 1/√2 इज टू 1/2, राइट। अब हम लोग इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके हम लोग क्या करेंगे भाई? इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? क्या आ जाएगा हमारा आंसर बताओ? ये आ जाएगा तुम्हारा 1/2√2, राइट, 1/2√2। इसका आ जाएगा 1/2, इसका आ जाएगा 1/2 और इसका आ जाएगा 1। तो ये तुम्हारा रेशियो हो जाएगा। ओके, वेरी सिंपल है, पहले ये निकाल लो फिर इसको सिंपलीफाई कर दो। नेक्स्ट है एक नॉन मोनोक्रोमैटिक लाइट इज यूज्ड एज अ फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, राइट, ये फेमस है, आइंस्टाइन को इसमें नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है कि एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को पास आउट करने के बाद वो क्या हो जाता है? हमारा वर्क फंक्शन निकलता है। ठीक है, सो एक स्टॉपिंग पोटेंशियल होती है, फोटोइलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट दिखाती है। ठीक है, फोटॉन्स गिरने पर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर रही है। तो हम जानते हैं hν इज इक्वल टू h/μ माइनस न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है? वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर E मैक्स क्या होगा? E मैक्स जो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकल रही है वो V नॉट के बराबर होगा, EV नॉट। और EV नॉट क्या है भाई? यहाँ पर V नॉट है हमारा पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। V नॉट है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब मुझे कोई बताएगा कि ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये किसके प्रोपोर्शनल हुआ? तो हम देख सकते हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा ये क्या हो जाएगा? H/E, सॉरी HE क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू, आप देख सकते हो, hν माइनस न्यू नॉट। अगर न्यू माइनस न्यू नॉट है तो क्या हो जाएगा? अच्छा, पहले आप लोगों को इसके ऑप्शंस दिखा दें। ऑप्शंस क्या दिया हुआ है? ऑप्शंस दिया हुआ है इसमें वेवलेंथ से, ठीक है, वेवलेंथ से ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो याद रहे हमें इस न्यू को वेवलेंथ के ऑप्शंस में चेंज करना पड़ेगा, राइट, वेवलेंथ के ऑप्शंस में चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिखा है? EV नॉट होगा। ठीक है, सो अब क्या कर सकते हैं? हम देख सकते हैं कि V नॉट जो है प्रोपोर्शनल है किसके? न्यू के, या हम कह सकते हैं कि V नॉट जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/λ के। ठीक है, तो जैसे ही होगा तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं कि रिलेट टू द मीन वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, रिलेट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और नॉट रिलेटेड टू द वेवलेंथ। वेवलेंथ से तो भैया रिलेटेड होगा, लेकिन V नॉट बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा, मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कांसेप्ट वाइज क्वेश्चन है, इजीली आप लोगों का गलत हो जाता है। क्या दिया हुआ है कि 2 प्रोटॉन्स आर केप्ट एट अ सेपरेशन ऑफ 10 नैनोमीटर। यही इस क्वेश्चन का बेस है। Fn और Fe जो बोला है एक न्यूक्लियर फोर्सेस है, दोनों प्रोटॉन्स के बीच में न्यूक्लियर फोर्स Fn लग रहा है और दोनों के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है Fe। चूज द करेक्ट। करेक्ट क्या दिया है? बोला है कि जो न्यूक्लियर फोर्स दोनों के बीच में रहेगा और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रहेगा दोनों बराबर होगा। सेकेंड ऑप्शन देखिए, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बड़ा होगा न्यूक्लियर फोर्स से। थर्ड ऑप्शन दिया है छोटा होगा, और दोनों बोला कि पहले स्लाइटली दोनों का जो डिफरेंस है स्लाइटली बढ़ेगा और फिर घटेगा। चलो, सो हम क्या कह सकते हैं? आपको पता है कि न्यूक्लियर फोर्सेस जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं
वो नहीं मैटर करता कि न्यूक्लियॉन्स के भीतर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं दोनों के बीच में, दो न्यूट्रॉन के बीच में बोल दो या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में बोल दो या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में बोल दो, ये न्यूक्लियर फोर्सेस से कनेक्ट रहेंगे। लेकिन न्यूक्लियर फोर्सेस तभी एक्ट करेगा जब दोनों के बीच का डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर या 1 फर्मी होगा, फर्मी होगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, नैनोमीटर है, इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स तो काम करेगा ही नहीं, यहाँ पर क्या काम करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि दो चार्जेस के बीच में लगेगा, रिपल्सिव होगा, दो प्रोटॉन सेम चार्जेस को होल्ड करेंगे। दैट्स व्हाई द आंसर विल बी क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विल बी ग्रेटर देन द न्यूट्रॉन फोर्स। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है, अल्फा या हीलियम का दिया हुआ है। इफ द टू न्यूट्रॉन्स इज फ्यूज्ड टू फॉर्म वन, मतलब क्या हो रहा है कि दो न्यूट्रॉन फ्यूज हुए हैं और फॉर्म किए हैं 4 अल्फा पार्टिकल। न्यूट्रॉन का हम क्या लिख सकते हैं, दो न्यूट्रॉन अगर हम लिखना चाहें तो 2 1d प्लस 2 1d, ठीक है, फ्यूज हुए हैं तो हीलियम निकाले हैं। हीलियम का क्या है, 4 2 है, पर इसकी जो मासेस दी हुई है, वन की मास क्या है 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी के टाइम यूनिट्स में दिया हुआ है, और इसका क्या है 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बोला है कि जो एनर्जी रिलीज होगी, हम जानते हैं कि इसमें कौन सा आइंस्टाइन्स फेमस E = mc² एनर्जी रिलेशन यूज करेंगे पहली चीज। अब देखो उसने बोला है कि इन दोनों को कंबाइन करने पर ये मिला है, इसका मतलब दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस है मास का, ठीक है। सो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो हो जाएगा, मतलब क्या है कि जो हमारा He बना है, इसको ज्यादा दोनों का सेम होना चाहिए, पर ऐसा है नहीं। इसका मतलब क्या कि अगर हम माइनस करेंगे तो मेरा हो जाएगा, मतलब दो न्यूट्रॉन के मास को अगर हम माइनस करके हीलियम के मास से तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो इसका मतलब 2 × 2.2 माइनस 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही है, तो होना चाहिए इसका मास ज्यादा होना चाहिए, पर मेरे पास कितना आएगा देखो 4.4 माइनस 28, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस करिए क्या हो जाएगा 23.6 आएगा कि नहीं, हाँ 23 क्लास आप सब बाकी सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन। अब नीचे वाला देखो, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आई रियली लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। ये क्या दिया हुआ है कि एक डायोड और एक रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज दिया हुआ है। बोला है इसने जबरदस्ती स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए ये लाइन लिखी है, द पोटेंशियल बैरियर डेवलप्ड 0.5 वोल्ट द वैल्यू ऑफ R। पहली बात देखिए दोनों सीरीज में है, तो अगर हम KVL का इक्वेशन लगाते हैं और साथ में ये कंसेप्ट हमेशा रखेंगे, जो VD डेवलप होता है वो 0.47 वोल्ट डेवलप होता है, भले ही दोनों के बीच में 0.5 अगर ये 0.7 मैंने बोला है सिलिकॉन का, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग सिलिकॉन ले रहे हैं लीकेज करंट की वजह से, ठीक है। सो I will say भले ही इसमें 0.5 वोल्ट डेवलप हुआ है, लेकिन जब तक ना इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज को वो क्रॉस आउट करेगा ये कंडक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब है डायोड हमारा कंडक्ट करेगा तभी तो करंट पूछा। तो डायोड जब हमारा कंडक्ट करेगा तो हम लिखेंगे यहाँ पर KVL लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2.5 जो यहाँ पर एक्सटर्नल वोल्टेज है वो इसका वोल्टेज 0.7 प्लस R कितना है हमारा, R लिख देते हैं 100 ओम है, ठीक है। तो इससे हमारा क्या निकलेगा I निकल जाएगा 2.5 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, बोलो भाई कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100, राइट, डिवाइडेड बाय 100, तो 0.018 तो इज इक्वल टू हो जाएगा 0.02 क्या एम्पियर, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन धीरे धीरे इजी पर आते हैं इससे।
अब आपको लॉजिक बैठाना पड़ेगा इसमें और कैसे इसको सॉल्व करना। देखो यहाँ पर एक क्या दिया है, एंड गेट दिया हुआ है और नॉट गेट, सॉरी एंड गेट दिया हुआ है और एक और गेट दिया हुआ है। ठीक है, ये बोलेगा जब तक सारे 1 नहीं हो जाते मैं 1 नहीं दूंगा, और ये बोलेंगे जब तक सब 0 नहीं हो जाते मैं 0 नहीं दूंगा। राइट, सो अब बताओ, अब बोला है कि आउटपुट हमें मुझे 1 पाना ही है, मतलब ये हमें हमेशा 1 चाहिए। तो एक काम हो सकता है, जब तक मैं दोनों को 1 मिलेगा तब तक मैं 1 नहीं होऊंगा, एक भी अगर 0 आ गया तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। राइट, सो मैं क्या करूंगी, मैं कहूंगी कि अगर सोचो मैंने इसको 1 1 दिया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा 1 मिल जाएगा। यहाँ पर अगर 0 1 दे दिया तो फिर भी मेरा 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 1 और 0 दे दिया तो भी 1 आएगा, यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोनों को अगर 0 दे दिया बाई चांस तो मेरे पास दिक्कत आ जाएगी, तो मेरे पास यहाँ पर 0 मिल जाएगा और मेरा यहाँ पर काम खराब हो जाएगा। सो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो 1 0 हो जाए, 0 1 हो जाए, 1 1 हो जाए, ये हमारा ए बी है। और सी को हमेशा 1 होना ही है, सी को हमेशा 1 होना ही है, तब जाके इन दोनों का कंक्लूजन हमें y क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो देखो आपके ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, आपके ऑप्शंस में दिया हुआ है 101 और 100 और 110 और 001। देखो 001 ले ही नहीं सकते किसी भी चांस में, इसको भी सी को भी नहीं ले सकते किसी भी चांस में, इसको नहीं ले सकते भाई, यहाँ पर ये चीज आ गई ना, इसको भी नहीं ले सकते किसी चांस में। हाँ, इसको जरूर कर सकते क्योंकि ये ए बी है, कुछ भी आ जाए 1 ही आएगा, और ये 1 और ये 1 मिलके 1 आ जाएगा। सो द आंसर विल बी 101 एंड ऑप्शन विल बी ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज नॉर्मली प्रोपेगेट्स। देखो जो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी होती है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी होती है वो किसी भी तरीके से ग्राउंड और स्काई वेव्स को कंडक्ट नहीं कर पाएगी, ग्राउंड और स्काई वेव्स को कंडक्ट नहीं कर पाएगी। तो बताओ भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा है, तो जो सिग्नल्स होंगे, जो हमारे सिग्नल्स होंगे वो इस रेंज में प्रोपेगेट ही नहीं कर पाएंगे, तो इस रेंज में प्रोपेगेट ही नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें लाइन ऑफ साइट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लाइन ऑफ साइट की जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब ये क्या है, स्पेस वेव्स को प्रोपागेट करेंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या बोला है, ये है एक क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन, जिसमें बोला है कि वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल है, रोटेटिंग फ्रेम में v डैश। ठीक है, रोटेटिंग फ्रेम में v डैश है पार्टिकल की वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेटिंग वेव। अब जो रोटेटिंग फ्रेम है उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा, किसकी है, रोटेटिंग फ्रेम की है, रोटेटिंग फ्रेम की है। ठीक है, और ये किसकी है, पार्टिकल की है। अब पूछा है कि कोरियोलिस फोर्स जो है मैक्सिमम है, VFC जो है मैक्सिमम है, कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस, ठीक है, मैक्सिमम है। तो मुझे बताओ भाई ये इसके और इसके बीच में एंगल क्या होगा। सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि कोरियोलिस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। ओके फाइन, सो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही इजी, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो कोरियोलिस फोर्स जो FC होता है वो -2m ओमेगा क्रॉस v डैश होता है। ठीक है, ओमेगा क्रॉस v डैश होता है, लेकिन ये बोल दिया गया है कि ये चीज बोली गई है कि FC जो है मैक्सिमम है, कोरियोलिस फोर्स। अब सोचो मैंने कोई एक ऐसा फ्रेम ले लिया, रोटेटिंग किस्म का फ्रेम, जिसके खुद का एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, कोई पार्टिकल है इस रोटेटिंग फ्रेम में जा रही है, तो ये पार्टिकल बोले कि मेरा जो वेलोसिटी है वो v डैश है, ये पार्टिकल सोचो इसकी मास m है, इसकी मास m है। तो हम इसमें अब देखो ये मैक्सिमम बोला, ये मैक्सिमम कब होगा, तो ये चीज मैक्सिमम होगी, और ये चीज मैक्सिमम मतलब क्या है कि ओमेगा v डैश sin थीटा। तो उसने बोला है कि इसके बीच का एंगल क्या होगा, sin थीटा मैक्सिमम कब होगा, 1 होगा जब sin थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब इसकी वैल्यू 1 होगी। तो sin थीटा इज इक्वल टू sin 90 डिग्री, तो कंपेयर करो, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, दोनों का बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तब जाके ये क्वेश्चन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके बुक क्वेश्चन पेपर में इसके ऑप्शंस क्या दिए, 0 45 90 एंड 180, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन